27वीं आईनी तरमीम, ये एक बहुत बड़ा अब सियासी अगले आने वाले दिनों में इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक निगोसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके सेंटर पे अदलिया है। मेरी रीडिंग ये है कि आईनी बेंच जो पिछली 26वीं तरमीम में बनाया, उसके बाद जो डाइसेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप उसको कवर भी करते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये यूं लग रहा है कि इस मामले को भी किसी हद तक एक नई डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है, ताकि ये मामला सेटल हो जाए और कोई इबाहम या जो कोशिश है इस वक्त चंद लोगों की कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए क्योंकि उसमें कुछ सुकुम मौजूद है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया रजा भाई। हम तो पहले से भी कह रहे थे कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी और जब आईनी बेंच बना था तो हमारा यही था कि इसके अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको अल्टीमेटली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसकी तरफ जाना होगा। जी। तो ये जो बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट है उसके अंदर ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो इसकी ये बहुत बड़ी एडवोकेसी रही है। माजी देखें 2006 के अंदर तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसके अंदर एक चीज जो है वो ये भी शामिल थी। अब 26वीं आईनी तरमीम के दौर की अगर आप बात देखें जहाँ पे मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के हवाले से अदलिया के अंदर बहुत ज्यादा मामला हुए थे और वो जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग से शुरू हुए थे, फिर वो केस जब शाह साहब के बेंच के सामने लगा फिर उसमें स्टे हुआ, फिर वो अमेरिका चले गए। फिर उसके बाद जब भी आईनी तरमीम का मौका आता था तो सुप्रीम कोर्ट की एक वजाहत आ जाती थी, उसके भी अब चीजें सामने आ गई हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जजेस की इजलास हुआ था या नहीं हुआ था। और फिर दो वजाहतें, जब भी पार्लियामेंट का इजलास होना उस दिन जो है वो एक वजाहत आनी। तो ये वो बैकग्राउंड है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो है वो 26वीं आईनी तरमीम आई, और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है वो बहुत बड़ा एक रोल और किरदार रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो उनकी तरफ खिंची थी। और यहाँ इस्लामाबाद में उनका घर जो है वो दारुल महाम था उन सारी एक्टिविटीज का। और जो कामरान मुर्तजा हैं उन्होंने तो बाद में पता कि ये जो आईनी बेंच की हवाले से तजवीज़ सलमान अकरम राजा साहब लेके आए थे, और फिर उसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए, ऑल्दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर पार्लियामेंट में उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन जी। तरमीम हो गई। अब वो तरमीम जो है चली है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ फैसले आए हैं उसके अंदर अदलिया के अंदर डाइसेंट हमें नजर आया है। मतलब जो फौजी अदालतों का या आर्मी एक्ट के नीचे सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का केस था, उसके अंदर भी हमें डाइसेंट नजर आता है। उसके बाद जैसे ये जजेस की ट्रांसफर वाला मामला, उसके अंदर भी हमें डाइसेंट नजर आता है। और भी बहुत सारे, तकरीबन तमाम मुकदमात के अंदर हमें डाइसेंट जो है वो नजर जरूर आता है। बिल्कुल। तो अ, अब इसकी वजह से जुडिशरी के अपने अंदर जो है वो बहुत बड़ा भूचाल आया था जब एक कस्टम एक्ट का मामला जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने अपने बेंच के अंदर लगा लिया था। और फिर उसके बाद ये हुआ था कि चीफ जस्टिस समेत आईनी कमेटी के जजेस साहबान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो तक जाते जाते वो रुक गए, ऑल्दो के उसको मामले को फिर उन्होंने वो कर दिया। तो ये टीथिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस नए निजाम या अरेंजमेंट के जरिए आए, और इस पर एक बहुत बड़ा एतराज ये था कि जनाब क्योंकि आईनी बेंच जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है तो जुडिशियल कमीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव का रोल है। ऑल्दो कि अगर आप देखें 13 रुकनी जो जुडिशियल कमीशन है उसके अंदर अक्सरियत जज साहबान की है। अब जी। जज साहबान के अपने अंदर का स्प्लिट जो है उसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट्स के अंदर मामला हुए, और फिर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस जो है वो भी ना अगर बाइकआउट करें तो उसमें जो है वो फिर जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई उसके हवाले से उनका शिकवा है वो शिकवा रहेगा, ऑपोजिशन है ऑपोजिशन का शिकवा रहेगा। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजिस साहबान जो हैं जो जुडिशरी से मुतल्लिक हैं, बार के नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल हैं और अपना जज साहबान है, उनकी अक्सरियत बनती है। तो इत्तफाक और
या इंफराग जो है वो जुडिशरी के अपने अंदर है इस मामले के ऊपर। जी, मैं तो उसी, हाँ जी, आप बात खत्म कीजिए। हाँ, तो उसमें फिर वो अपॉइंट तो कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए, लेकिन उसके बाद फिर जजेस की ही कमेटी है, वो जजेस ही फिर बेंच बनाते हैं। तो ठीक। ये बात अभी इस हद तक नलीफाई हो जाती है। और अभी बिल्कुल। 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा जो है आपने देखा चल रहा था, उसमें हियरिंग्स हुई है कि फुल कोर्ट बने या ना बने। फुल कोर्ट हो तो कौन से वाला हो, 26वीं तरमीम से पहले वाला हो या बाद वाला हो, आइन को एक तरफ रख के। तो वो एक अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद वाली बात है। उस किस्म के आर्गुमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो बिल्कुल। इस बैकड्रॉप के अंदर 27वीं आईनी तरमीम से फिर क्या मसाइल हल हो जाएंगे, और क्या फिर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वही इख्तियारात जो हैं, आया वो जो आईनी बेंच की जुरिस्डिक्शन के हवाले से इस वक्त इख्तियारात आईनी बेंच के पास हैं, वो फिर तमाम के तमाम ज़ाहिर मुकदमात भी और वो सारी चीजें जो हैं वो नई, अगर फेडरल वफाकी आईनी अदालत बनती है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक आइडिया है। ये इस पे किस हद तक आगे अमल दरामद होता है फिर नंबर गेम भी है। कईयों नंबर तो हैं, देखें, इस पहली पिछली बार तो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से रुकावट आ गई थी। इस बार तो बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है रूलिंग इत्तेहाद को। हाँ, पीपीपी के इलेक्शंस हुए हैं, आपने देखा, और उस अपोजिशन पीटीआई है। हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी जो पैनल्स हैं, वहां पे एएनपी के बैक्ड उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं, पीटीआई के नहीं जीते। ये हुआ क्या है वकला की तंजीम को? वैसे तो इतना शोर शराबा और इतना वो कि एक और लॉयर्स मूवमेंट होने वाली है वगैरह वगैरह, लेकिन जब नताए जाते हैं तो ये होता है। तो इससे तो जो आप डेसेंट की बात करें, क्योंकि जजेस का तकिया भी तो है ना कि बात शोर मचाएंगी 26th अमेंडमेंट के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मजलूम जजों के खिलाफ, तो कोई उनको इंसाफ और दाद रसी मिलेगी। लेकिन इधर तो मामला ही उलट हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी जो है वो हुकूमती हुकूमत के बैक्ड उम्मीदवार जीत रहे हैं, जीत गए हैं बल्कि। असल में देखें रजा साहब, आपको भी पता है कि वकला की पॉलिटिक्स जो है वो हुकूमती इंटरवेंशन, मेरा ख्याल है कि वो इस वजह से आपको लगती है क्योंकि आजम नजीर तारड़ जो हैं वो वफाकी वजीर हैं। हाँ। असल में तो जो वकला की सियासत थी वो आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप के साथ ही रही है। तो ये तो अब है बिल्कुल। जो आईनी तरामीम है उसके वाले से बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स का जो है वो बड़ा एक अहम किरदार रहता है, क्योंकि लीगल और आईनी मामलात हैं तो उसके ऊपर उनकी स्टे जो है वो बड़ी एक अहमियत रखती है उसमें। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी आप ये देखें कि ये जो अब रिजल्ट्स आए हैं, बहुत इससे पहले भी 26वीं तरमीम के बाद भी इलेक्शन हुए थे, तो उन इलेक्शंस के अंदर भी जो है शहजाद शौकत साहब जो पिछले रऊफ फतह साहब से पीछे थे वो कामयाब हुए थे। फिर उसके बाद रऊफ फतह जो हैं वो भी कामयाब हुए, वो भी आसमा जहांगीर ग्रुप के ही हैं। शहजाद शौकत साहब को थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी थी, फिर कम हुई। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के अंदर जहाँ पे पहले उनके 3-4 लोग आ गए थे, तो अब तो सिर्फ एक सीट उनके पास आई है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। इसमें एहसन भून साहब का किरदार जाहिर है कि वो एक है, वो अपनी इंटैक्ट रखते हैं चीजों को और वो चलते हैं। तो बार बार काउंसिल की अगर इस वक्त भी जो मेंबरान है उनको देखें तो 17 के करीब तो इसी ग्रुप के मुंतखब अरकान हैं। तो अक्सरियत इसमें बार काउंसिल के अंदर उनकी है। तो ये बार की अपनी वकला की पॉलिटिक्स है। अब वकला की हम्म। पॉलिटिक्स के अंदर जब भी बाहर से इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है सही। तो वो फिर जो है वो उसको पसंद नहीं किया जाता। ठीक। ठीक। नीचे हम जो है वो देखते हैं कि ठीक है, यंग लॉयर्स जो है वो हमें नजर आते हैं, लेकिन वो भी अब उतनी बड़ी तादाद जो है वो मुकदमात के अंदर और इधर उधर हमें नजर नहीं आती। वो तो इलेक्शंस आपने देखा ना कि
मौक्कल जेल में है तो वकील पार्लियामेंट में है, तो जी। वो ये एक वो इसमें है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भी जो नताइज हतमी तौर पर आएंगे तो 15 से 16 या 17 सीटें जो हैं तो दोबारा रिटेन कर जाएंगे। इस वक्त जो आसमा जहांगीर ग्रुप है बैक बाय आजम नजीर तारड़ साहब और एहसन नून साहब। जी अच्छा, उनकी बिल्कुल। और यकीनन वो ये जो ड्राफ्टिंग हो रही है 26th अमेंडमेंट की, उसमें भी उनका कलीदी किरदार होगा। आजम नजीर तारड़ का तो बिल्कुल होगा क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर हैं। अ, अच्छा, ये बताइए कि नहीं अब तो बात का तो ये मुतालबा रहा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये तो जी, वो भी ये लास्ट टाइम भी थे और अब भी थे और बहुत अरसे से बात का यही मुतालबा। तो इसका मतलब है कि अब ये आईनी जो कोर्ट है इसको बैकिंग भी मिलेगी वुकला की, जिसका पहले ये ख्याल खदशा था कि शायद ऐसा ना हो। अच्छा, ये बताएं कि अब ये एक सियासी माहौल में हो रहा है, बिलावल को ट्वीट करने की आप क्या समझते हैं कि क्यों जरूरत पेश आई? मतलब पब्लिक डिबेट खोली है उन्होंने, वैसे तो इसका एक पार्टी मीटिंग के बाद भी हो सकता था, लेकिन ये ट्वीट करने का क्या आपको क्या बजाहिर, क्या या इस्लामाबाद में क्या खबर गर्दिश कर रही है इस हवाले से? देखें अब इसकी टाइमिंग तो जाहिर है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी ट्वीट से पहले भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ये बातें तो हो रही थी कि जी नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते के अंदर 27th अमेंडमेंट जो है वो उसके आने का इम्कान है। जी, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो जाहिर है कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं वो। और जरूर। अब मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। ये नहीं हो सकता है कि अगर एक चीज एक्सेप्टेबल ना होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ चीजों के हवाले से तो वो इस बहस को इस तरह से खोलते। अब जैसे नहरों का मामला था उसके ऊपर तो उन्होंने बड़ा पब्लिकली स्टांस लिया था, उसके अगेंस्ट स्टांस लिया था। तो यहाँ पे हमें अभी अगेंस्ट स्टांस नजर नहीं आता है, उसके अंदर वो एक एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जजेस की ट्रांसफर का मामला, मैजिस्ट्रेसी का निजाम, एजुकेशन और पॉपुलेशन, एनएफसी अवार्ड,